नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग लगभग 25 बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनबीएस, जीआईसी, एलटी ग्रेड एग्जाम, आरपीएससी फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रेड एग्जाम, बीपीएससी 4.0 एग्जाम तथा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यह प्रश्न जो हैं रिवीजन के उद्देश्य से भी महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस क्लास में क्या क्या प्रश्न लिए गए हैं। एक नंबर प्रश्न है, एक उपभोक्ता वस्तु एक्स की तुलना में वस्तु वाई की अधिक मात्रा केवल तब खरीदता है जब, क्या पूछ रहा है, एक्स की तुलना में वाई की अधिक मात्रा केवल तब खरीदता है जब, तो जब वस्तु वाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता अधिक होती है। वाई की मात्रा तभी जो है उपभोक्ता ज़्यादा खरीदेगा। तो इन दिए गए ऑप्शनों में बी ऑप्शन में एम यू एक्स अपान पी एक्स लेस देन एम यू वाई अपान पी वाई, यह बी आंसर सही है। अगला प्रश्न है 2 नंबर, क्या कह रहा है, प्रारंभ में एम यू एक्स अपान पी एक्स बराबर एम यू वाई बराबर पी वाई, वाई की कीमत में कमी होने पर वस्तु वाई का उपभोग घटाता है, स्थिर रखता है, शून्य हो जाता, बढ़ाता है, तो उपभोग जो है ऐसी स्थिति में बढ़ाएगा। तो 2 का सही आंसर डी है। अगला 3 नंबर प्रश्न है, जब किसी वस्तु के उपभोग में 1 इकाई की वृद्धि होने पर कुल उपयोगिता 75 से बढ़कर 150 हो जाती है तब सीमांत उपयोगिता होगी। तो सीमांत उपयोगिता एम यू बराबर होता है TUN-1। यह सूत्र होता है। तो TUN कितना हो जाएगा, TUN हो जाएगा 150, TUN-1 हो जाएगा 75। तो 50 - 75 तो 75 आंसर आ जाएगा। सीमांत उपयोगिता कितनी हो जाएगी, 75 जो दिया गया है ए ऑप्शन में, इसलिए 3 का सही आंसर ए है। अगला 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, जब TU घटती दर से बढ़ती है MU सदैव ही, जब TU घटती दर से बढ़ती तो MU क्या होगा ऐसी स्थिति में। तो इसको आरेख की सहायता से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यह क्या है, टोटल यूटिलिटी है और यह मार्जिनल यूटिलिटी है। इसमें कह रहा है जब TU घटती दर से बढ़ती है, घटती दर से बढ़ रही है TU, तो MU ऐसी स्थिति में सदैव जो हो क्या होगा, वह घटेगा ही। घटेगा मतलब बी आंसर सही है और डी आंसर सही है। और MU जो है घटता है, 0 होता है और ऋणात्मक हो जाता है। TU जो है बढ़ता है, स्थिर रहता है, फिर घटने लगता है। तो इसमें संबंध भी देखे जा सकते हैं। इसमें क्या संबंध है, इसमें 3 संबंध देखे जा सकते हैं कि जब टोटल यूटिलिटी बढ़ती है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, घटती है। टोटल यूटिलिटी बढ़ती दर से बढ़ती है तो मार्जिनल यूटिलिटी घटती है। टोटल यूटिलिटी जब शीर्ष पर होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है और टोटल यूटिलिटी जब घटने लगती है तो मार्जिनल यूटिलिटी या सीमांत उपयोगिता जो है ऋणात्मक हो जाती है। तो TU और MU में यह 3 संबंध भी देखे जा सकते हैं और यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला, बजट रेखा के ढाल को व्यक्त किया जाता है PY अपान PX के द्वारा, PX बराबर PY के द्वारा। तो PX अपान PY के द्वारा बजट रेखा के ढाल को व्यक्त किया जाता है। तो 5 का सही आंसर सी है। अगला 6 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में अगर राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या गिनी जाए तो 10, 9, 11, 12 राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है। अच्छा, यह सब जो है राष्ट्रीयकरण क्या है, तो जब किसी कंपनी या उद्योग का नियंत्रण जो है सरकार अपने हाथों में ले लेती है तो ऐसी गतिविधि को राष्ट्रीयकरण किया जाता है। भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की अगर बात की जाए तो भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है, पहला राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण करके किया गया था। तो भारत में सर्वप्रथम जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अर्थात यह प्रारंभ में RBI जो है निजी हाथों का एक बैंक था। 1949 में इसके स्वामित्व को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था, मतलब RBI के स्वामित्व को अपने हाथ में ले लिया था। दूसरा बैंक का जो राष्ट्रीयकरण है वह 19 जुलाई 1969 को किया गया था, जिसमें 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिन बैंकों की पूंजी जो है 50 करोड़ प्लस से ज़्यादा थी। ऐसे 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और यह राष्ट्रीयकरण चौथी पंचवर्षीय योजना में किया गया। इसके अलावा तीसरा राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 में किया गया, जिसमें
6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और ऐसे बैंक जिनकी पूंजी 200 करोड़ प्लस से अधिक थी उन 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इस प्रकार से राष्ट्रीयकृत जो बैंकें थी भारत में अधिकतम वह 21 तक पहुंच गई थी उनकी संख्या। और वर्तमान में अगर राष्ट्रीयकृत बैंकों की बात की जाए तो 12 बैंकें जो हैं वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक जो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंधी बैंक जो है यह भारत के राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। अर्थात इन बैंकों पर सरकार जो है अपना नियंत्रण स्थापित किए हुए है। अगर भारत में बैंकिंग व्यवस्था की बात की जाए तो वर्तमान में 22 बैंक जो है निजी क्षेत्र के बैंक कार्यरत हैं, 44 विदेशी बैंक कार्यरत हैं भारत में, 56 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं भारत में। इसमें SBI जो है भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। भारत में सभी बैंकिंग कार्यों का प्रबंधन जो है वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब RBI द्वारा किया जाता है। RBI की स्थापना RBI एक्ट 1934 के तहत हुई थी। RBI ने 1 अप्रैल 1935 से कार्य करना चालू किया था। तो इस प्रकार से भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या जो है वह 12 है, बची हुई है शेष। अगला प्रश्न है, एक मूल्य सूचकांक का प्रधान उद्देश्य है इनमें हुए परिवर्तनों को मापना। किनमें? जीवन स्तर में, रुपए की खरीद शक्ति में, उत्पादन क्षमता में, धन में स्वर्ण की मात्रा। तो रुपए की खरीद शक्ति में परिवर्तन को मापता है मूल्य सूचकांक। तो 7 का सही आंसर बी है। अगला 8 नंबर प्रश्न है, भारत में कुछ उद्योगों के बीमार होने का प्रमुख कारण है। कुप्रबंधन, परिवहन समस्या, श्रमिक समस्या, कच्चे माल की कमी। तो कुप्रबंधन है। भारत में उद्योगों के बीमार होने का जो प्रमुख कारण है उद्योगों का कुप्रबंधन है। तो सही आंसर ए है। अगला है, रोस्टो की आर्थिक वृद्धि की अवस्थाओं में उड़ान की अवस्था में निवेश की अवस्था या आवश्यक दर निम्न में से है। तो उड़ान की जो निवेश दर होती है वह 10 से 15% के बीच में होती है। ए सही आंसर है। रोस्टो ने अपने आर्थिक विकास के सिद्धांतों में विकास की 5 अवस्थाओं का वर्णन किया। विकास की 5 अवस्थाओं में पहली अवस्था परिपक्वता की अवस्था। रोस्टो के विकास की अवस्थाओं में जो 5 अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं में पहली अवस्था जो है वह परंपरागत समाज की अवस्था है, जिसको द ट्रेडिशनल सोसाइटी के नाम से जाना जाता है। दूसरी अवस्था आत्मस्फूर्ति के पूर्व की अवस्था प्री टेक ऑफ अवस्था कहा जाता है। आत्मस्फूर्ति की अवस्था ड्राइव टू मैच्योरिटी की अवस्था, परिपक्वता की अवस्था ड्राइव टू मैच्योरिटी की अवस्था, और 5वीं जो अवस्था है उच्च जन उपभोग की अवस्था है, हाई मास कंजप्शन। उच्च जन उपभोग की अवस्था जो है वह 5वीं अवस्था है। रोस्टो ने आर्थिक विकास की इन 5 अवस्थाओं का जिक्र अपने आर्थिक विकास के सिद्धांत में किया था। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न है, आवश्यक न्यूनतम प्रयास किसकी देन है। तो आवश्यक न्यूनतम प्रयास जो है वह लेवेंस्टीन की देन है। लेवेंस्टीन प्रमुख रूप से संतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्रियों में गिने जाते हैं। लेवेंस्टीन। 10 का जो सही आंसर है वह क्रांतिक न्यूनतम प्रयास जो है लेवेंस्टीन द्वारा दिया गया, सी आंसर सही है। लेवेंस्टीन संतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्रियों में गिने जाते हैं। लेवेंस्टीन के अलावा रोजेंस्टीन, रोडान, आर्नर्क्स तथा नेल्सन जो है संतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्री हैं। लेवेंस्टीन जो है असंतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्री हैं। हर्समैन, सिंगरहंस, लेवेंस्टीन, पाल स्ट्रीडम, किंडलवर्ग, रोस्टो जो है यह सब असंतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्री हैं। तो क्रांतिक न्यूनतम प्रयास जो है लेवेंस्टीन द्वारा दिया गया और यह असंतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्रियों में से एक है। अगर असंतुलित विकास की बात की जाए तो अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों को चुनकर निवेश करने की रणनीति को जो है
असंतुलित विकास कहा जाता है। जैसे कृषि, उद्योग, विदेशी निवेश, सेवा में से किसी एक क्षेत्र में निवेश किया जाए। एक क्षेत्र में निवेश जो है असंतुलित विकास, चारों में निवेश करके संतुलित विकास को अपना सकता है। तो आवश्यक न्यूनतम प्रयास जो है लेविन्स्टीन द्वारा दी गई अवधारणा है। तो सही आंसर किसका सही है? सी सही है 10 का। अगला 11 नंबर प्रश्न है, एक देश के आर्थिक विकास की प्रक्रिया को डब्ल्यू रोस्टो ने कितनी अवस्थाओं में बांटा था? 2, 3, 4 इनमें से कोई नहीं, मतलब 5 अवस्थाओं में बांटा था रोस्टो ने। 5 अवस्थाएं कौन सी हैं? परंपरागत समाज की अवस्था, आत्मस्फूर्ति की पूर्व अवस्था, आत्मस्फूर्ति की अवस्था, परिपक्वता की अवस्था और उच्च जन उपभोग की अवस्था कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजकोषीय नीति संबंधित है। निर्यात उठायातों से, मौद्रिक नियंत्रण उपायों से, करेंसी के निर्गमन तथा चलन से, सार्वजनिक आय एवं व्यय से। तो सार्वजनिक आय एवं व्यय से राजकोषीय नीति का संबंध है, बाकी किसी से नहीं। अगला है, बचत की सीमांत प्रवृत्ति 0.125 है तो निवेश गुणक होगा। तो बचत की सीमांत प्रवृत्ति MPS दिया गया है, MPS दिया गया है तो के बराबर हो जाएगा 1/MPS, तो हो जाए सी। तो 1/0.125 हो जाएगा, दशमलव हटेगा, 1 2 3 0 बढ़ेगा तो 25 पंचे 125, 25 चक्कू 100, तो 5 एकम 5, 5 8 40, तो 8 आंसर आ जाएगा। निवेश गुणक जो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 13 का सही आंसर ए है। अगला 14 नंबर प्रश्न है, त्वरक की अवधारणा में किस अर्थशास्त्री ने योगदान दिया? तो त्वरक की अवधारणा में योगदान जो है हिग्स द्वारा दिया गया था। तो सही आंसर 14 का सी है। अगला 15 नंबर प्रश्न है, त्वरक निम्न में से निम्न के बीच संबंध व्यक्त करता है। तो त्वरक जो है उपभोग तथा आय के बीच संबंध व्यक्त करता है। 15 का सही आंसर ए है। त्वरक बराबर होता है डेल्टा आई अपान डेल्टा सी, जिसमें डेल्टा आई आय को व्यक्त करता है और डेल्टा सी उपभोग की मात्रा को व्यक्त करता है। मतलब डेल्टा आई आय की मात्रा में होने वाले परिवर्तन, डेल्टा सी उपभोग की मात्रा में होने वाले परिवर्तन के बीच संबंध को क्या कहते हैं? त्वरक कहते हैं। और त्वरक जो है कि अवधारणा के संबंध में अपना योगदान जे.आर. हिग्स द्वारा दिया गया था। तो 13 का सही आंसर सी है और 14 का जो सही आंसर ए है। 13 सी और 14 का सही आंसर, 15 का सही आंसर ए है। 14 का सही आंसर सी और 15 का सही आंसर ए है। अगला 16 नंबर प्रश्न है, त्वरक सिद्धांत का सबसे पहले प्रयोग किया था। तो त्वरक सिद्धांत का सबसे पहले प्रयोग जो है आफ्टेलियन द्वारा किया गया था। 16 का सही आंसर ए है। अगला 17 नंबर प्रश्न है, अपने सामान्य सिद्धांत में त्वरक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो अपने सामान्य सिद्धांत में त्वरक सिद्धांत का प्रतिपादन जो है केन्स द्वारा किया गया था, इसलिए 17 का सही आंसर बी है। अगला 18 नंबर प्रश्न है, त्वरक सिद्धांत का वास्तविक प्रचार प्रसार हुआ था। हायरट के विकास सिद्धांत के बाद, हिग्स के व्यापार चक्र सिद्धांत के बाद, ए था बी, दोनों से इनमें से कोई नहीं। तो त्वरक का वास्तविक प्रचार प्रसार जो है वह हायरट के विकास सिद्धांत के बाद हुआ था और हिग्स के व्यापार चक्र सिद्धांत के बाद हुआ था। तो 18 का सही आंसर सी है। अगला 19 नंबर प्रश्न है, यदि मांग फलन डी बराबर 500/P हो तो कीमत 50 इकाई पर मांग होगी। तो 50 इकाई पर मांग, 500/P का मान 50 है तो यह कट जाएगा, 10 आंसर आ जाएगा। 10 सी आंसर सही है। 19 का सही आंसर सी है। अगला 20 नंबर प्रश्न है, यदि स्थान भरिए, खाली स्थान भरिए यदि सीमांत उपयोगिता है। तो सीमांत उपयोगिता का संबंध टोटल यूटिलिटी से होता है, यह हो जाएगा टोटल यूटिलिटी। तो यह बी आंसर सही है 20 का। अगला 21 नंबर प्रश्न है, निम्न रेखा चित्र के आधार पर उस वस्तु के प्रकार की पहचान कीजिए जिसका मांग वक्र यहाँ दर्शाया गया है। तो यह मांग वक्र जो है गिफिन वस्तु का दर्शाया गया है, क्योंकि गिफिन वस्तु के संदर्भ में मांग का नियम लागू नहीं होता है। तो मांग का जब नियम लागू नहीं होता तो उसके विपरीत गिफिन वस्तु के संदर्भ में मांग वक्र बनेगा। तो यह सही आंसर बी हो जाएगा 21 का। अगला 22 नंबर प्रश्न है, 22 नंबर प्रश्न क्या है, निम्न तालिका के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, कीमत 10 है तो मांग 5 हो जाती है, 5 है और कीमत जब 5 है तो मांग 8 है। तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, मांग में विस्तार कहा जाता है। मांग में विस्तार, ठीक। मांग में विस्तार किस में दिया गया है, डी में दिया गया है 22। अगला 23 नंबर प्रश्न है, निम्न सूत्र सही है। तो इसमें टीसी का जो
सही सूत्र होता है टोटल कास्ट होती है टोटल फिक्स्ड कास्ट प्लस टोटल वेरिएबल कास्ट। तो टीसी बराबर टीएफसी प्लस टीवीसी बी में दिया गया है। 23 का सही आंसर बी है। अगला 24 बोर्ड प्रतियोगिता के अंतर्गत एआर वक्र एमआर वक्र एआर वक्र को नीचे से काटता है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एमआर वक्र ये कहाँ होता है, कीमत बराबर एआर बराबर एमआर होता है। एआर स्थिर होता है तो बी और सी सही हो जाएंगे, ए गलत हो जाएगा। तो इसमें 24 में सी डी आंसर सही है। अगला 25 नंबर प्रश्न क्या है, निम्न चित्र के आधार पर बताइए कि मांग वक्र का डी से D1 की ओर खिसकाव क्या दर्शाता है। तो मांग वक्र पर डी से D1 की तरफ जब जाते हैं तो संतुलन कीमत में वृद्धि दिखाता है, नहीं संतुलन मात्रा में वृद्धि दिखाता है। ठीक है, वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन ना होना दिखाता। तो सही आंसर बी तथा सी दोनों सही है, तो डी आंसर सही है। 25 का सही आंसर डी है।